वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थियरी हम लोगों ने शुरू की है और मैंने अभी तक आपको कुछ जो बताया कॉन्फ्लिक्ट थियरी के बारे में, तो मैंने आपको इसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड या इंटेलेक्चुअल रूट्स के बारे में बतलाया था, जिसमें मैंने बताया था कि संघर्ष के सिद्धांत को यदि हम विभाजित करना चाहें तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो ये है संघर्ष का सिद्धांत जो कि समाज का आलोचनात्मक व्याख्या करता है और जिसके अंदर हमें कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण विचारक दिखाई देते हैं और आधुनिक समाज का मार्क्सवादी समाजशास्त्र भी हमें दिखाई देता है। इसके अंतर्गत फ्रैंकफर्ट स्कूल की भी चर्चा की जा सकती है, क्रिटिकल थियरी की चर्चा की जा सकती है, सी राइट मिल्स के बारे में हम जिक्र कर सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट थियरी का एक और पर्सपेक्टिव है जिसके हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरी एंड एनालिटिक सोशियोलॉजी, यानी संघर्ष का सिद्धांत और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। इसमें रैल्फ डॉरेंडॉर्फ, लुईस कोजर, रैंडल कॉलिंस की मैंने आपसे बात की थी। आज हम बात करना प्रारंभ करेंगे संघर्ष का सिद्धांत क्या है। हम इसके बारे में प्रारंभ करते हुए इस पर हम चर्चा करेंगे कि संघर्ष का सिद्धांत क्या है और ये कैसे प्रारंभ हुआ और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत से ये किस प्रकार से भिन्न है, इसके क्रिटिसिज्म के परिणाम स्वरूप इस सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। संघर्ष का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से ये प्रकार्यवाद के विकल्प के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। ये प्रकार्यवाद के विकल्प के रूप में उपागम की तरह हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत हम समाज की एक सामान्य संरचना का अध्ययन करते हैं और ये दिनों दिन आधुनिक समाजशास्त्र में इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक हो रहा है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का यदि हम कहें तो बहुत से लोग आलोचना कर रहे हैं और संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं। किस चीज़ को समझने के लिए? समाज की एक सामान्य संरचना को समझने के लिए इसको स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में ये भी हमें जान लेना चाहिए कि संघर्ष का जो सिद्धांत है या जिसका नज़रिया या दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके जो अलग संघर्ष के सिद्धांत के बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन लोगों के बीच में हमें एग्रीमेंट दिखाई नहीं देता, उन लोगों के बीच में हमें सहमति दिखाई नहीं देती है। ये इसको लेकर लोगों में असहमति बहुत अधिक है और उनमें मैतज्ञ नहीं है। और परंतु इस मैतज्ञता का न होना इस बात को इंगित नहीं करता कि कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच या कॉन्फ्लिक्ट थियरी समाजशास्त्र में महत्वहीन सिद्धांत, ऐसा नहीं है। इनके असहमति के होते हुए भी कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट जितने भी हुए हैं, जिन्हें कि हम संघर्ष सिद्धांतवेता कहें, उन्होंने सबने एक महत्वपूर्ण उनकी सबके अपने अपने महत्वपूर्ण अवधारणाएं इन लोगों ने शेयर की है और उसी के आधार पर इन लोगों ने समाज को समझने का प्रयास किया है। अवधारणाएं, प्रमुख अवधारणाएं इन सब में कॉमन है, लेकिन उन अवधारणाओं का प्रयोग हर समाजशास्त्री ने अपने अपने नजरिए से किया है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमने जो प्रकार्यवाद देखा था, जिसका कि आपने पूरा 15-20 दिन तक उसमें अपने व्याख्यान सुनते और समझते रहे हैं, तो मैंने उसमें बताया कि प्रकार्यवादी क्या करते हैं, वो समाज को, उनको देखने का नज़रिया क्या है, वे समाज और सामाजिक संस्थाओं को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। और कैसी व्यवस्था? एक ऐसी व्यवस्था जो बहुत सारे छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी है, उसके बहुत सारे भाग हैं और ये भाग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो विभिन्न भागों से मिली हुई संस्था जिनमें अंतः निर्भरता हमें दिखाई देती है और ये सब मिलकर कार्य करते हुए समाज में संतुलन उत्पन्न करते हैं, इक्विलिब्रियम उत्पन्न करते हैं। उसका अध्ययन फंक्शनलिस्ट के द्वारा या प्रकार्यवादियों के द्वारा किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो प्रकार्यवादी क्या कर रहे हैं? प्रकार्यवादी सामाजिक संरचना और समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न भागों के बीच पाया जाने वाला अंतर संबंध और उन भागों द्वारा किए जाने वाले कार्य से उत्पन्न जो संतुलन है, उसका अध्ययन उनके द्वारा किया जाता है। आप ये भी जान रहे, दिमाग अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि फंक्शनलिस्ट थियरिस्ट जो है, प्रकार्यवादी विचारक जो है, वो संघर्ष को अस्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि प्रत्येक समाज में हमें संघर्ष देखने को मिलता है, परंतु ये कहते हैं कि
प्रत्येक समाज में यदि संघर्ष देखने को मिलता है तो प्रत्येक समाज में उस संघर्ष को नियंत्रित करने के साधन भी समाज के द्वारा विकसित कर लिए जाते हैं। और वे किसी और प्रकारवादी क्या करते हैं, उन्हीं साधनों को जिसका समाज ने विकास किया है और उन्हीं साधनों का वो एनालिसिस करते हैं, उनका मूल्यांकन करने पर अपना जोर देते हैं। लेकिन संघर्ष सिद्धांतवेता जो है उनका समाज के प्रति इससे एकदम भिन्न, एकदम जुदा नजरिया है। वे जहाँ एक और प्रकारवादी समाज के अंदर अंतःनिर्भरता देखते हैं, एकता देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट क्या देखते हैं, वे समाज को एक ऐसा क्षेत्र देखते हैं जहाँ पर विभिन्न समूहों के बीच में सत्ता के लिए, शक्ति के लिए संघर्ष होता है और जिसको हम कहते हैं कि समाज नियंत्रण के साधनों का विकास कर लेते हैं। तो उनका ये मानना है कि ये समूह जो कि नियंत्रण करते हैं, स्थायी नियंत्रण नहीं होता, यह अस्थायी नियंत्रण होता। उनका ये मानना है कि एक समूह कुछ समय के लिए दूसरे समूह को का दमन कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर संघर्ष इसलिए है क्योंकि वहाँ पर यदि दमन परमानेंट होता तो समाज के अंदर हर समय एक सुपर ऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट होता। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट ये कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जहाँ होती है वहाँ पर निश्चित तौर पर दोनों समूहों के बीच में संघर्ष हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए उनका मानना है कि यह नियंत्रण अस्थायी है, क्योंकि नियंत्रण का अभिप्राय यह है कि एक समूह कुछ समय के लिए अपने विरोधी समूह का दमन तो कर सकता है लेकिन परमानेंट दमन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, प्रकारवादियों ने नागरिक कानून को सामाजिक सुदृढ़ता उत्पन्न करने का साधन माना है, जबकि संघर्षवादी उसे एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखने का माध्यम मानते हैं जो दूसरे समूह की बिना पर कुछ समूहों के हितों की रक्षा करते हैं। अपन इसको साधारण शब्दों में कहें तो जिस प्रकार प्रकारवादियों ने उदाहरण दिया कि सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन, एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा समाज में होने वाले संघर्ष को रोका जा सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट कहते हैं ये समाज में संघर्ष को रोकने का साधन नहीं है बल्कि समाज में शोषण करने का साधन है। किस प्रकार का शोषण? उन्होंने कहा ये जो सिविल लॉ बनाए जाते हैं वो एक समूह के हितों को तो प्रमोट करते हैं, और जब आप एक समूह के हितों को प्रमोट करते हैं तो वह कहते हैं ये अप्लाइड है, ये बिना कहे समझ जाने वाली बात है कि आप दूसरे समूह का दमन करेंगे, दूसरे समूह का शोषण करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा एक विशेष प्रकार का ऑर्डर डेवलप करने के लिए समाज में इस तरह के कानून बनाए जाते हैं जिसके द्वारा एक डोमिनेंट ग्रुप जो कि जिसके पास में सत्ता है, धन है, शक्ति है, वह कमजोर वर्ग का शोषण कर सके, उनके डोमिनेंट ग्रुप की हितों की रक्षा कर सके और दूसरे समूह को हितों को हानि पहुंचा सके। इसलिए इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट प्रकारवादियों की विचारधारा को स्वीकार नहीं करता, उनके नजरिए को स्वीकार नहीं करता है। हम देख सकते हैं कि इन दोनों के विचारधाराओं में हमें बहुत स्पष्ट तौर पर अंतर दिखाई देता है। और हम ये देखते हैं, इन्होंने ये भी कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट कहते हैं कि यदि हम प्रकारवाद को उन्हीं की दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो कहते हैं कि प्रकारवादी श्रम के विभाजन की बात करते हैं। ये कहते हैं किसी भी नौकरशाही का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी व्यवस्था का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर कार्य का विभाजन किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को, छोटे छोटे समूह को अलग अलग कार्य करने होते हैं। और प्रकारवादी कहते हैं प्रत्येक समूह दूसरे के साथ सहयोग करता है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग करता है। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऊपरी तौर पर हमें उनका सहयोग दिखाई देता है लेकिन इनहेरेंट एक ऐसा करंट वहां पर बहता है, एक ऐसी संघर्ष की धारा उन लोगों के बीच में बहती है जिसे हम प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं। वे लोग अधिक से अधिक अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। वे चाहे वो मुनाफे के रूप में धन हो सकता है, मुनाफे के रूप में सत्ता हो सकती है, मुनाफे के रूप में अपने ही कार्य के अंदर, अपने ही इंस्टीट्यूशन में प्रमोशन हो सकता है, अपनी इमेज हो
हो सकती है, उन सब के लिए व्यक्ति अपने साथ ही कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ संघर्ष की स्थिति में रहता है। ये संघर्ष हमें ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन आंतरिक तौर पर हमें ये संघर्ष दिखाई देता है। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हमें कोऑपरेशन है, इंटरडिपेंडेंस है, ऊपरी स्तर पर हमें ये सब दिखाई देता है। इसी कारण इक्विलिब्रियम जो जिसकी बात करते हैं, वो इक्विलिब्रियम इतना सहज या सरल नहीं है। प्रकारवादी कहते हैं कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर हमें संघर्ष दिखाई नहीं देता हो। संघर्ष के बिना समाज का अस्तित्व ही अपने आप में खतरे में पड़ जाएगा। और अब संघर्ष के अभिमुखन की यदि हम बात करें कि संघर्ष में क्या का अभिमुखन किस और है, उसका ओरिएंटेशन किस और है, तो हम उसमें मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण अजम्पशंस को इसमें सम्मिलित करते हैं। और सबसे पहला है व्यक्तियों की रुचि। व्यक्तियों की आधारभूत कुछ रुचियां होती हैं और ये आधारभूत रुचियां व्यक्ति समाज के द्वारा निर्धारित नहीं होती। ये आधारभूत रुचियां जन्म के द्वारा ही निर्धारित हो जाती। कुछ बायोलॉजिकल अर्जेस होते हैं और कुछ सोशल एनवायरनमेंट से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ये सब में कॉमन होते हैं। जितने भी उस समाज के सदस्य होते हैं उनमें एक कॉमन इंटरेस्ट या रुचि होती है और सब उन अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कुछ वस्तुएं हैं वे जो प्रत्येक व्यक्ति समाज का चाहता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। और समाज और ये रुचियां जो हैं, जो ये वस्तुएं जो हैं, समाज के द्वारा परिभाषित नहीं होती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से पाई जाती है। लेकिन अब समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है? इन रुचियों की पूर्ति के लिए जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें असमानता दिखाई देती है। और यही असमानता व्यक्ति को रुचि पूर्ति करने में असहयोग जब मिलता है या वो अपने आप में असक्षम पाता है, तो समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट थियरी का या संघर्ष के सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण आधार शक्ति है। वे तो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थियरी को समझने के लिए शक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। इन्होंने कहा शक्ति संघर्षवादी दृष्टिकोण के मूल में है। वो तो कहते हैं समस्त सामाजिक संबंधों का मूल आधार ही शक्ति है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन हो, चाहे प्राइवेट डोमेन हो। हर जगह जो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, वह सामाजिक संबंधों के मूल में हमें शक्ति दिखाई देती है। जेंडर के आधार पर, क्लास के आधार पर, रिलीजन के आधार पर शक्ति हमें कास्ट के आधार पर हमें शक्ति दिखाई देती है। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट के अनुसार शक्ति न केवल सीमित और असमान विभाजित की जाती है, बल्कि दमन और शोषण का आधार भी है। संघर्षवादी शक्ति देने वाले संसाधनों के वितरण का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं समाज में संघर्ष जो उत्पन्न होता है वह संसाधनों के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। और इन्होंने कहा कि इसका उदाहरण हम प्रत्येक समाज में देख सकते हैं। या प्रत्येक समाज के अंदर जिनके पास में अथॉरिटी, जिनके पास सत्ता थी, शक्ति थी, उन लोगों ने चाहे वो बाहर से आक्रांता रहे हों और वहाँ के लोकल निवासी जो हैं उनको उन्होंने पराजित कर दिया। पराजित कर कर उनके पास सत्ता और शक्ति आ गई। तो ऐसे में स्थिति में पराजित समूह जो है वो उनका शोषण किया जाने लगा। तो इन्होंने समाजशास्त्रियों ने अमेरिकन इंडियंस का उदाहरण दिया कि कहाँ किस तरह से बाहर से आए सफ़ेद लोग, गोरे लोगों ने, जो कि धन जिनके पास अधिक था, जिनकी संख्या भी अधिक थी, उनके पास शस्त्र भी अधिक थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, इन लोगों के बड़े बड़े 6 लैंड्स जो थे, उनका जो ज़मीनें थी उनको हथिया लिया, उनके मिनरल वेल्थ, जो उनके मिनरल रिसोर्सेज थे उनको हथिया लिया और उनको रिटर्न में बहुत थोड़ा दिया। और धीरे धीरे हमने क्या पाया, अमेरिकन इंडियंस, रेड इंडियंस जो हैं हाशिए पे चले गए और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। आप ऐसे ही उदाहरण हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। जब जनजातियाँ, जंगलों में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, उनको जब धनी लोगों ने जंगल काटने शुरू किए, खदानें खोदनी शुरू की, मिनरल्स, आप झारखंड का इन सब का उदाहरण देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन लोगों को अपरूट कर दिया गया, उनको उन्हीं के क्षेत्रों से वंचित कर दिया गया और वो जगह जगह भटकने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका परिणाम अनिवार्य रूप से ही होगा। तीसरा मूल आधार जो इनका है वो है कॉन्फ्लिक्ट थियरी का वैल्यूज एंड आइडियाज, जिसको हम मूल्य और विचार कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थियरी के अंदर कहा जाता है द थर्ड डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थियरी इज द वैल्यूज and ideas are seen as weapons used by different groups to advance their own ends rather than as means of defining a whole society's identity and goals.
we shall find that conflict theorists have a great deal to say about ideas as an aspect of group interest, especially under the categories of ideology and legitimacy. संघर्ष का जो सिद्धांत है वह मूल्य और विचारों को संघर्ष का सिद्धांत जो है मूल्य और विचारों को संपूर्ण समाज की पहचान एवं लक्ष्य के रूप में नहीं देखते, वे विभिन्न समुदाय और विकसित शस्त्र के रूप में देखते हैं जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। हम देखेंगे कि संघर्ष सिद्धांतवेताओं ने विचारधारा और वैधता की श्रेणी के अंतर्गत विचारों को समूह की रुचियों के रूप में बहुत कुछ रूप में कहा है, देखा है और उसका मूल्यांकन किया है। मूलतः आपको 3 बातें ध्यान रखनी है जब आप कॉन्फ्लिक्ट थियरी को पढ़ेंगे कि एक तो व्यक्तियों के इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, उसको लेकर संघर्ष होता है, शक्ति को लेकर संघर्ष होता है, और जो मूल्य बनाए जाते हैं, जो विचारधाराएं हैं, उसको लेकर भी समाज में हमें संघर्ष दिखाई देता है। फॉर टुडे इतना ही। आप लोगों को कुछ समस्याएं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।